हेलो, नमस्कार। मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित। आप सभी का स्मार्ट एकेडमी के अंदर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज स्क्रीन पे जो हेडिंग लगा हुआ है और बेसब्री से इंतज़ार भी था कि आर्थिक समीक्षा कब होगी, तो आज अपन आर्थिक समीक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 की। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट करते हैं अपन सेशन को। पहले तो आपको ये समझना है कि आर्थिक समीक्षा और बजट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आराम से समझना है आपको, और मुझे भी कोई जल्दी है नहीं। धीरे धीरे करके आर्थिक समीक्षा और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक चीज़ होती है बजट। क्या होती है? पेन में चेंज कर देता हूँ। एक चीज़ होती है बजट और दूसरा होता है आर्थिक समीक्षा। ठीक है, ये होता है बजट और इसे बोलते हैं इकोनॉमिक रिव्यू। इकोनॉमिक रिव्यू और बजट। बजट क्या चीज़ होती है? देखो, एक सत्र होता है, आपको पता होगा, विधानसभा के अंदर सत्र होता है और लोकसभा के अंदर भी सत्र होता है। जब सेंटर का बजट पास करवाना हो तो लोकसभा के अंदर बजट सत्र होता है, और अगर स्टेट का बजट पास करवाना हो तो विधानसभा के अंदर बजट सत्र होता है। ठीक है, अब देखो, बजट के अंदर वो चीज़ होती है, जैसे वित्त वर्ष चलता है, अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है 2024 और 25 का चल रहा है। इस वित्त वर्ष के अंदर जब सरकार है विधानसभा से क्या अनुमति लेती है? बजट की। बजट की अनुमति लेती है। किससे लेती है अनुमति? वो लेती है विधान सभा से। विधानसभा से बजट की अनुमति ली जाती है। अब देखो कि 2024-25 के अंदर हम कहाँ कहाँ और किस चीज़ पर हम खर्चा करने वाले हैं, वो होता है बजट। ठीक है, तो बजट 2024-25 का है, तो 2023-24 में भी आया होगा। बजट है वो 2023-24 में भी आया होगा, और फिर अभी जो बजट आया 2024-25 का है। अब जो 23 और 24 का जो बजट आया था ना, कौन सा बजट? 2023-24 का बजट। इसके अंदर सरकार ने पहले अनुमति मांगी होगी, किससे? विधानसभा से, और फिर अनुमति भी दी होगी, उसे 2023-24 का बजट बोला। अब इस बजट का खर्चा भी किया होगा। जो खर्चा किया गया है उसका सरकार है वो ब्यौरा देती है कि हमने यहाँ पे खर्चा किया। बजट के अंदर तो अनुमति मांगी थी, और फिर खर्चा वास्तविक रूप में कितना हुआ है, उस खर्चा अगर कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, उसका ब्यौरा देती है। उस ब्यौरे को बोलते हैं इकोनॉमिक रिव्यू। ठीक है, इकोनॉमिक रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं अपन क्या? आर्थिक समीक्षा। ठीक है, 2023-24 के जो बजट आया था, उस बजट के बाद में जो इकोनॉमिक रिव्यू होगा, और रिव्यू कब होगा? 2024-25 के अंदर होगा, क्योंकि एक साल जो भी खर्चा किया है उसका एक साल पूरा होने में रिव्यू होगा। ठीक है, तो 2024-25 के अंदर 2023-24 की क्या आई है? आर्थिक समीक्षा आई है। देखो, इतनी बात समझ में आई है? बोलो यस या नो। ठीक है, अब देखो, अब अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक? आर्थिक समीक्षा।
आर्थिक समीक्षा। अब देखो ये है आर्थिक समीक्षा 2023-24 की। ठीक है, तो अपना टॉपिक कौन सा है? आर्थिक समीक्षा 2023-24। ये देखिए ऊपर लगा हुआ है क्या? अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ राजस्थान सरकार सत्यमेव जयते। अब देखो ये जो आर्थिक समीक्षा है ना, कोई ना कोई तो जारी करता होगा, कोई ना कोई तो जारी करता होगा। कौन करता है जारी? वो करता है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान जयपुर। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो आर्थिक समीक्षा है वो जारी की जाती है और जिसका जो मुख्यालय है वो जयपुर राजस्थान के अंदर है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जारी करता है। और आर्थिक समीक्षा किस वर्ष की है? 2023 और 24 की अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये जो आर्थिक समीक्षा आई है इसके बारे में अपन देखेंगे। ये देखिए आर्थिक समीक्षा 2023-24 की है, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जारी की गई है। अगला देखिए, ये यहाँ पे स्लाइड है, इस स्लाइड पे ये है हमारे श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा। इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है आर्थिक समीक्षा को लेकर, उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर देखिए असरदार फैसले और प्रभावी काम। इन्होंने आर्थिक समीक्षा के बारे में ये बोला कि सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, सबका प्रयास है और सबका क्या होगा? कल्याण। ठीक है, यानी कि सबका साथ, सबका विकास। दूसरी बात इन्होंने कही है असरदार फैसले और प्रभावी काम। फैसले हमारे असरदार होंगे और प्रभावी हमारा काम होने वाला है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है। तीसरी बात, उससे क्या होगा? विकसित राजस्थान। उससे क्या होने वाला है? विकसित राजस्थान। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। किस पर? इकोनॉमिक रिव्यू 2023 और 24 के बारे में। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सुधांशु पंत कौन है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, मुख्य सचिव है राजस्थान सरकार के। ठीक है, उनका जो ये सारा जब आर्थिक समीक्षा शुरू होती है ना, तो उस समय जो चीफ मिनिस्टर कौन है, जो चीफ सेक्रेटरी कौन है, इन सभी के बारे में जो उनके विचार है आर्थिक समीक्षा के बारे में वो लिए जाते हैं। वही आपको यहाँ पे बताए गए हैं। सारे के सारे जॉइंट सेक्रेटरी के आएंगे। यहाँ पे देखिए शासन सचिव सांख्यिकी डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार नवीन जी जैन के द्वारा है। आगे देखिए ये निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, वो है विनेश जी सिंघवी। इनके द्वारा सारे के सारे कथन। अब यहाँ से आपकी आर्थिक समीक्षा है वो शुरू होने वाली है। सबसे पहले जो आर्थिक समीक्षा होती है ना, उसका सारांश दिया जाता है। जैसे अपन किताब पढ़ते थे, उन किताब के अंदर सारांश होता था ना, वो सारा का सारा सारांश ऐसे ही किताब है एक इकोनॉमिक रिव्यू, उनके बारे में, इस सेक्टर के बारे में ये होगा, इस सेक्टर के बारे में ये होगा, सारे के सारे क्या है आपको पढ़ने पड़ेंगे। उनके द्वारा जो भी इकोनॉमिक रिव्यू आया है, यानी कि जो बजट खर्च किया था उनके द्वारा जो रिव्यू मिला है, वो रिव्यू होता है सरकार का, जो पिछले साल का होता है ना, उसे बोलते हैं आर्थिक समीक्षा। अब ये जो पॉइंट है सारे के सारे अपन उसके बारे में पढ़ने वाले, ये सारे के सारे पॉइंट है। अब यहाँ से आपकी आर्थिक समीक्षा आज अपन सारांश के रूप में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद में आगे जैसे जैसे क्लासें आएंगी उसमें अपन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक जो रिव्यू है वो पढ़ने से पहले
कुछ चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे है कोई मतलब नहीं रहता। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। तो देखिए, मैं आपको एक स्लाइड अलग लेता हूँ, उसमें कुछ टर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में अपन इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। देखो, जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इसके अंदर एक आपको शब्द मिलेगा जिसका नाम होगा जीडीपी। क्या नाम होगा? पेन ले लेता हूँ। देखिए, एक शब्द मिलेगा आपको जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं क्या? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप कहो तो मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ। इसे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या चीज़ होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? आपने सुना होगा, ये हमारे देश की जीडीपी ये रही, हमारे राजस्थान की जीडीपी ये रही। ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है अपना जो क्षेत्रफल है, चाहे राजस्थान का क्षेत्रफल हो, अपन राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के क्षेत्रफल की बात की जाएगी। अगर इंडिया का जो इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंडिया के जो रीजन है उसकी बात की जाती। अब देखो, अपना जो राजस्थान है, कुछ ऐसी आकृति है राजस्थान की, बोलो यस या नो है। इसे इसकी आकृति कौन सी है? विषम चतुष्कोणीय। ठीक है, विषम चतुष्कोणीय इसकी आकृति है राजस्थान की। अब देखो, इस राजस्थान के रीजन के अंदर ये जो मैप बना हुआ है, इस मैप के अंदर रहने वाले सारे लोग, वहाँ पे लोग हैं, उनके द्वारा क्या होगा? उत्पादन होगा। ठीक है, जो भी वस्तु उत्पादन की जाएगी उस वस्तु का जो अंतिम मूल्य होगा उसे बोलते हैं, वो जीडीपी के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, वो उस क्षेत्र की जीडीपी का हिस्सा बनने वाला है। जैसे देखिए, गेहूं की फसल की पैदावार हुई, उस गेहूं की फसल की पैदावार को आप फाइनल गुड्स नहीं कह सकते। अगर उस जो गेहूं के दाने हैं, उन गेहूं के दानों को उबाल कर आपने खा लिया तो वो क्या था? फाइनल गुड्स। तो अलग अलग स्टेट पे जो जैसे जैसे स्टेज आएगी उस पर अलग अलग प्रकार से जीडीपी के अंदर जोड़ते जाएंगे। जैसे देखिए, आपने गेहूं की पैदावार की, उस गेहूं को बेच दिया मंडी के अंदर, और मंडी से गया किसी फैक्ट्री के अंदर, वो फैक्ट्री बिस्किट बनाने वाली है, उस फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोसेस थी वो हुई, और उसके बाद में बिस्किट बने, बिस्किट आए मार्केट के अंदर, मार्केट से आप खरीद के लाए और आपने क्या किया? खा दिया। जहाँ से आप खरीद के लाए, जैसे पार्ले जी बिस्किट था, कोई भी कंपनी का हो सकता है। ठीक है, उस बिस्किट के आपने 5 रुपये या 10 रुपये पे किए होंगे। ठीक है, या तो 5 रुपये पे किए होंगे या 10 रुपये पे किए होंगे। ये जो फाइनल है ना वैल्यू, इसके बाद में बिस्किट का नाम निशान भी नहीं रहने वाला है। तो ये फाइनल जो आपने पे किया ना, वो सारा का सारा किस में ऐड होगा? जीडीपी के अंदर। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि राजस्थान की जब भी जीडीपी की बात की जाएगी तो आपने जो बिस्किट खाया है उसका जो इनकम है वो राजस्थान की जीडीपी के अंदर ऐड होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जीडीपी क्या होता है? इस राजस्थान के पूरे एरिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है और प्रोडक्शन का जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है, उस फाइनल वैल्यू को ही राजस्थान की जीडीपी कहा जाएगा। अब देखो, एक तो ये टर्म हुई जीडीपी, दूसरी आपको टर्म मिलेगी एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है?
कुछ नहीं। ग्रोस का मतलब होता है सकल, ठीक है, और नेट का मतलब होता है शुद्ध। अब जो आप प्रोडक्शन कर रहे थे या जो भी आपने पैदावार की, इसके अंदर जो भी, जैसे कोई मशीनरी लाते हैं ना, तो मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो और यूज़ होने के बाद वापस आप बेचोगे, तो आपने जो यूज़ की है उस पर क्या लगती है? घिसावट। यानी कि आपने उस मशीन का यूज़ तो किया है, यानी कि उस पर क्या लगेगी? घिसावट। उस घिसावट को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्या? डेप्रीसिएशन। जो एनडीपी निकालेंगे, एनडीपी कैसे निकाली जाती है? जो आपकी जीडीपी होती है, जो जीडीपी होती है, उसके अंदर लेस कर दिया जाता है किसको? डेप्रीसिएशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो जीडीपी और एनडीपी दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। अब जैसे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेंगे या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेंगे, ये जो है ना कुछ वैल्यू पे निकला जाएगा। कैसे निकलता है? इन पर जो, जैसे इस साल का निकाला है, अगले साल का भी निकालोगे, तो जो इस साल का निकाल रहे हो, प्रेजेंट ईयर का निकाल रहे हो, उसे बोलते हैं क्या? वर्तमान जो समय के अंदर निकालते हो ना, वर्तमान समय के अंदर जो मान होता है उसे बोलते हैं प्रचलित मूल्य, प्रचलित मूल्य, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको करंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। जो आज का भाव है ना उसको बोलते हैं प्रचलित मूल्य, करंट ईयर प्राइसेस। दूसरा, जब आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आज या कल के साल, जो पिछला साल था वहाँ से आप निकाल दो, ऐसे तो होगा नहीं। तो एक बेस ईयर माना जाएगा, उस बेस ईयर को बोलते हैं आधार वर्ष। आधार वर्ष उस वर्ष को लिया जाता है जिसके अंदर जो इकोनॉमिक ट्रेजेडी है, इकोनॉमिक ट्रेजेडी बहुत ही कम रही हो। इकोनॉमिक ट्रेजेडी का मतलब क्या हुआ? उस साल के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके अंदर उतार चढ़ाव ना आए, उसके बोलते हैं जो बेस ईयर, उसको माना जाता है। देखिए दूसरा कौन सा होता है? बेस ईयर प्राइसेस, इसको बोलते हैं आधार वर्ष के मूल्य। देखो अब आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होगी, जीडीपी एनडीपी क्या होता है और करंट ईयर प्राइसेस और बेस ईयर प्राइसेस क्या होती है। जो बेस ईयर है ना वो भारत और राजस्थान के अंदर दोनों एक ही है, 2011 और 12, 2011 और 12, ठीक है। अब देखो पिछली जो सीईटी थी ना, उस सीईटी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया था, ये जो 2011-12 बनाया गया ना वो किस वर्ष के स्थान पर बनाया गया? तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक तो अपना जो अभी जो बेस ईयर चल रहा है ना वो कौन सा? 2011 और 12 का, लेकिन रिप्लेस किस साल से किया गया है? 2004 और 5 के स्थान पर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बेस ईयर प्राइसेस आधार वर्ष मूल्य 2011-12 है और ये 2004-5 के स्थान पर 2011-12 को रखा गया है, ठीक है। अगला जो टर्म है वो है, हमने जीडीपी और एनडीपी के बारे में चर्चा कर ली। एक चीज़ होती है वो होती है एनडीपी। ये क्या चीज़ होती है?
एनडीपी का जो फुल फॉर्म है ना वो होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या है? राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। अब ये चीज़ क्या है? इसके अंदर क्या होगा? देखो, एक रीजन होगा, मान लीजिए ये राजस्थान का रीजन है। रीजन का मतलब एरिया, क्षेत्र। इस राजस्थान के क्षेत्र के अंदर जो भी उत्पादन हुआ, अब उत्पादन के लिए देखो, एक तो राजस्थान के वासी करेंगे उत्पादन, दूसरा ये हो सकता है कि फॉरेन की कंपनियां, अब राजस्थान के हो, एमपी के हो, वो तो सारे के सारे इधर के, ठीक है, यानी कि सारे के सारे इस नेशनलिटी के अंदर आते हो। दूसरा ये होगा कि फॉरेन की कंपनियां भी है, वो अपना प्रोडक्शन कर रही है, वो भी तो अपना प्रोडक्शन कर रही है। जैसे वैगन की कहीं पर फैक्ट्री है, ठीक है, अलवर के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। ये सारा के सारा जो प्रोडक्शन कर रही है, और भारत की जो कंपनियां हैं वो भी प्रोडक्शन कर रही है, यानी कि दोनों ही प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन जो ये पैसा है ना, ये भारत का पैसा, जो भारत की कंपनियां वो भारत के अंदर ही रखेगी, और ये जो फॉरेन की कंपनियां है ना, वो सारा का सारा पैसा अपने यहाँ ले जाएगी कि नहीं? अब देखो, अपने घर का कोई बाती हो, अगर कोई विदेश, दुबई वगैरह, यूएसए के अंदर लगा हुआ हो, तो वो पैसा कहाँ भेजेगा? यहीं भेजेगा, ठीक है। तो वो सेम बात है, वो इस यहाँ पर भी लागू होती है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि एनडीपी, सबका जो आधार है ना वो है जीडीपी। सारा का सारा काम जीडीपी पे होगा, फिर वहाँ से आपको अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप एनडीपी निकालेंगे ना, तो इस साल की अपन लेंगे क्या? जीडीपी, ठीक है। अब जीडीपी के अंदर जो भी इनपोर्ट, अगर माल अपन इनपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ है, अगर माल का इनपोर्ट किया है अपन ने, तो इनपोर्ट क्या होगा? जब अपन कोई चीज़ इनपोर्ट करते तो अपन पैसा देते हैं, और पैसा माइनस होगा, ठीक है। तो अगर इनपोर्ट किया है तो उसको क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सपोर्ट। अपन ने यहाँ से जो माल भेजा था वो एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट हुआ तो उसको क्या कर देंगे? उससे पैसा आया है, उसे कर देंगे प्लस, ठीक है। इन दोनों का जो नाम है ना, उसे बोलते हैं NFIA, NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? जीडीपी के अंदर जो भी है वो NFIA का जो डिफरेंस होगा वो ऐड या लेस कर देंगे, तो उससे क्या मिलेगा अपने को? एनडीपी। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ नहीं होता है कि जीडीपी जो अपन निकाल के रखी है, उस जीडीपी के अंदर अपने को क्या करना है? जो भी इनकम है तो उसको ऐड कर दो, और एक्सपोर्ट किया गया है तो उसको लेस कर देंगे, ठीक है। माल का अगर एक्सपोर्ट किया तो उससे पैसा आया है तो उससे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और अगर जो अपन ने माल है वो एक्सपोर्ट किया था तब तो पैसा आया है, और इंपोर्ट करेंगे तो पैसा क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, उसको अपन लेस कर देंगे। या फॉरेन की कंपनियां हैं, वो सारी की सारा अपना माल अपने वहाँ पे ले गई, और वहाँ से अपनी जो कंपनियां थी वो लेके आ गई, वो सारा का सारा अपन ने क्या कर दिया? उनको जोड़ा और कटा दिया जीडीपी के अंदर। तो वो जो अब जो बचेगा ना, उसे बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई बात समझ में कि नहीं? अब इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया।
दूसरा होता है, ये नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ में आया। दूसरी जो टर्म होती है उसे बोलते हैं NNP। क्या बोलते हैं? NNP। इसका नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये NDP नहीं होता, इसे बोलते हैं GNP। ठीक है, NDP कोई शब्द नहीं होता है, इसे बोलते हैं GNP, ग्रोस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए एक बार। ये जो है ना, इसको आप लिख दीजिए GNP। इसको क्या लिखेंगे? GNP। इसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय आय होती है ना, वो वहाँ से जो ग्रोस नेशनल है, जो इनकम था उसको ऐड कर दिया और एक्सपोर्ट था उसको माइनस कर दिया। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम है, यहाँ पे नाम चेंज किया गया, कुछ नहीं है। GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इस जो GNP है ना, इस GNP से अपने को क्या निकालना है? NNP। ठीक है, NNP का पूरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आपसे GNP से आप माइनस कर दोगे क्या? गिसावट, डेप्रिसिएशन। ठीक है, GNP से माइनस कर दोगे क्या? डेप्रिसिएशन। तब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो, 4 बातें हैं, वो आपको समझ में आई तो बोलो यस या नो। एक तो GDP पढ़ा, और GDP के से अपन ने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो NDP आया। दूसरा पढ़ा हमने GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आया NNP आया। ठीक है, और GDP से अगर अपन NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड, माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? GNP आता है। ठीक है, अब देखो, ये सारा का सारा टर्म समझ में आया तो बोलो यस या नो। अब अपने को क्या निकालनी है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम होती है ना, वो अभी जो पिछला आपने निकाला क्या? NNP। NNP का क्या मतलब था? नेट नेशनल प्रोडक्ट। आई बात समझ में? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इस NNP के साथ क्या किया जाएगा? इस NNP को ही क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। जो NNP अपन ने निकाला उसी को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अब देखो, पूरे के पूरे नेशनल की इनकम, यानी कि पूरे पूरे राष्ट्र की अगर इनकम अपने को पता हो, पूरे परिवार की, जैसे परिवार की अपने को इनकम पता हो, उसके अंदर परिवार के सदस्यों का भाग दे देंगे तो वहाँ से क्या निकलेगी? अपने को प्रति व्यक्ति इनकम निकलेगी। ठीक उसी प्रकार है, NNP बोलते हैं नेशनल इनकम को। इस NNP के अंदर अब अपने को क्या निकालनी है? PCI, जिसको क्या बोलते हैं? पर कैपिटा
इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। अब कैसे निकालेंगे? ये जो एनएनपी है ना, इस एनएनपी के अंदर पॉपुलेशन का भाग दे देंगे। एनएनपी के अंदर पॉपुलेशन का डिवाइडेशन किया, तब अपने को क्या निकलेगी? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी टर्म पढ़ी? जीडीपी, एनडीपी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और फिर नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम से क्या निकली है? पर कैपिटा इनकम। एक और चीज़ होती है, ये जो नेशनल इनकम अपने एनएनपी निकाली ना, ये कैसे निकलती है? डायरेक्ट देखिए, नेशनल इनकम, कैसे निकलती है? देखिए, जो आप जितना भी है वो खर्चा कर रहे हो ना, कंजप्शन, इसका फॉर्मूला होता है C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस T। ये फॉर्मूला होता है किसका? नेशनल इनकम का। अब सीधा सीधा अपन देखा जाए ना, तो देखो C का मतलब होता है कंजप्शन। अपने को नेशनल इनकम निकालनी है ना, कैसे निकालेंगे? C का मतलब होता है कंजप्शन, और इस कंजप्शन को बोलते हैं उपभोग। यानी कि आपने जो उपभोग किया, कोई चीज़ है वो खाई है, और खाई का मतलब क्या हुआ? आपने खर्चा किया है, और खर्चे का यानी कि आपने इनकम को पैसा दिया होगा, ठीक है, यानी कि आपने पैसा दिया होगा, तो इसे बोलते हैं एक तो कंजप्शन। दूसरा होता है, ये जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या मतलब होता है? कि जब सरकार है ना, वह आपके लिए कोई खर्चा कर रही है, कंजप्शन के अंदर भी आपने खर्चा किया था। ये जी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? खर्चा कर रही है, ठीक है, ये इसको जोड़ दिया जाएगा। दूसरा ये है, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इस बार आपने खर्चा नहीं किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? एक खर्चा ही होता है। आप किसी चीज़ को अपन ले आते हैं, या किसी चीज़ के अंदर, जैसे ज़मीन के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, तो ये क्या है? कोई फैक्ट्री के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सारा क्या है? खर्चा किया होगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। ये सारे तो समझ में आए कि आपने कंजप्शन यानी कि खुद के खाने अपने खुद के यूज़ के लिए किया है यूज़, तो उसे बोलते हैं कंजप्शन। अगर गवर्नमेंट ने आपके लिए किया है तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा है ये इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने आपके लिए इन्वेस्टमेंट कहीं किया है, या आपने खुद ने ही इन्वेस्टमेंट कर लिया होगा, तो इस यहाँ पर भी क्या हुआ है? खर्चा। अब देखो, ये जो फॉरेन के लोग होते हैं, वो अगर पैसा लेके आ जाए, यानी कि आप कोई चीज़ है वो फॉरेन को बेचते हो, अगर आपने कोई चीज़ फॉरेन को एक्सपोर्ट की है, तो आपको क्या आई होगी? इनकम आई होगी कि नहीं? ठीक है, तो ये है एक्सपोर्ट की इनकम। एक्सपोर्ट, और उससे क्या आने वाली है? इनकम आने वाली है, ठीक है। अगर ये तो हुआ आपका एक्सपोर्ट का। दूसरा, आप इंपोर्ट करते हो कोई चीज़ को, हर वस्तु एक देश के अंदर पैदा होती नहीं है, अगर हो भी जाती है तो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, जिससे वो महंगी हो जाती है। इसका मतलब आपको कहीं न कहीं आउट से इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इंपोर्ट करोगे तो क्या देना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस, ठीक है, और इसी को बोलते हैं खर्चा। ये सारा का सारा आप जोड़ोगे ना, तो वो सारा का सारा वैल्यू किसके बराबर होगा?
NNPK, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अपने पिछली स्लाइड के अंदर भी यही लिखा है, NNP को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। और इस नेशनल इनकम के अंदर क्या कर देंगे अपन, पॉपुलेशन का डिवाइडेशन कर देंगे, तब आ जाएगा क्या, पर कैपिटा इनकम। बोलो इतनी बात समझ में आई है तो बोलो यस या नो। ये सारे के सारे टर्म अगर आप समझ गए होंगे तो यहाँ से जब आर्थिक समीक्षा अपन शुरू करने वाले हैं, अब देखना ये जो स्लाइडें थी पिछली स्लाइड के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वैल्यू दिखेगी। अब देखो एक टर्म है, ये देखिए सारा सारा क्या लिखा गया है, ये है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, GDP। आई बात समझ में नहीं, इसलिए तो मैं आपको पहले पढ़ा रहा था, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, GDP। अब GDP के अंदर यहाँ पर देखिए आप, स्थिर मूल्य पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, यहाँ पर देखिए प्रचलित मूल्य, दो मूल्य होते हैं, स्थिर मूल्य और ये बेस ईयर प्राइसेस है। कौन सा साल है, 2011-12 का। किस साल के स्थान पर लिया गया, 2004-5 के, ठीक है। ये प्रचलित मूल्य पर हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे 2019-20 से आंकड़े शुरू होते हैं और जो आपके आंकड़े महत्वपूर्ण है ना, वो ये वाले आंकड़े 2023 और 24 वाले। क्वेश्चन अगर आएगा तो 2023 और 24 के आंकड़ों से आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 23 और 24 के आंकड़े हैं किसके, GDP के। ये कौन सी प्राइस है, 8,45,115 करोड़ रुपए। आगे किस में है, रुपए, करोड़ के अंदर है। चलो 8,45,115 करोड़ क्या है, GDP। कब की, स्थिर वर्ष की, 2011-12 की अनुसार, ठीक है। 2023-24 की स्थिर वर्ष की GDP कितनी है, 8,45,115, ठीक है। अब प्रचलित मूल्य की, ये रही प्रचलित मूल्य की, देख लो 15,28,385। आई बात समझ में एक नहीं। GDP क्या होती है ये भी मैंने आपको समझाया, और GDP का वैल्यू क्या है ये भी आपको समझा दिया, ठीक है। 2023-24 के अनुसार क्या GDP है, ठीक है। ये आपको रटना पड़ेगा आंकड़े। दूसरा देखो, ये जो GDP है, इस GDP के अंदर वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट क्या हुई है। ये जो ग्रोथ रेट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों की आपको याद रखनी पड़ेगी। 8.03 बेस ईयर की है और करंट ईयर की 12.56, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे टर्म दिया गया है वो है GSVA, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। ये क्या होता है, जो आपकी GDP होती है ना, वो GDP को जब आप मेजर करते हो ना, तब ऐसा तो है नहीं कि हर वस्तु के पास आपको जाना पड़ेगा तो बोल तेरा अंतिम प्राइस क्या है, उस वस्तु के पास गए वहाँ पर बोला कि तेरा अंतिम प्राइस क्या है। ऐसे तो आप GDP कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब देखो इकोनॉमिक के अंदर, इकोनॉमिक को 3 सेक्टर के अंदर बांटा गया है। 3 सेक्टर के अंदर इकोनॉमिक को बांटा गया है। कौन कौन से 3 सेक्टर है, एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर।
टर्सरी सेक्टर। 3 सेक्टर के अंदर इकोनॉमी को बांटा गया है। जो प्राइमरी सेक्टर है ना, इसके अंदर कृषि और खनन कार्य आते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी के अंदर जितने भी बिजनेस है, उद्योग है, वो सारे के सारे सेकेंडरी के अंदर आते हैं। और टर्सरी के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वो सारी की सारी किस में आती है, टर्सरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, जीडीपी को अपन कैलकुलेट करने लगे तो वहाँ पर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग हिसाब से बांट दिया। अब इकोनॉमी पूरी डिवाइड हो गई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे। उन प्राइमरी सेक्टर के डाटा का कलेक्ट किया जाता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर के डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर टर्सरी को किया जाता है, और सारों को मिला दिया, तब जीडीपी बन गई। तो ये एक क्या है, मेथड है। ये जो GSVA है ना, ये क्या है, मेथड है, GSVA, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। जो 3 सेक्टर के जो डाटा है उनको कलेक्ट करता है, और फिर वहाँ से अपने को देश की या राज्य की क्या मिलती है, जीडीपी मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, अलग अलग जो 3 सेक्टर हैं, उन 3 सेक्टर के डाटा दे रखे। डाटा हमेशा बेस ईयर और करंट ईयर दोनों पे होंगे, यानी कि जो प्रचलित मूल्य हैं और आधार मूल्य हैं, दोनों पे आएंगे। अब 2011-12 के अनुसार देख लीजिए, यहाँ पे 2011-12 के ये तीनों डाटा है। कौन कौन से, कृषि के क्षेत्र के अंदर 26.21, उद्योग के अंदर 29.84 और सेवाओं के अंदर 43.95। ये तो है आधार वर्ष का डाटा। फिर अपन प्रचलित वर्ष का डाटा कौन कौन सा है, देखिए, कृषि के लिए 26.72। यहाँ पे अगर करंट ईयर के डाटा को अपन बेस ईयर के डाटा से मिलान करें तो यहाँ पे कितना था, 26.21 था, और यहाँ पे कितना है, 26.72। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है, वृद्धि, ठीक है। यहाँ पर देखो, उद्योग क्षेत्र के अंदर 29.84 था, इधर कितना है, 28.21। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिली, कमी, ठीक है। एग्जामिनर यहीं पे वार करेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको कमी, ज़्यादातर जो बेस ईयर की प्राइस होती है ना, उससे क्या होती है, अधिक ही होती है, किसकी, करंट ईयर की प्राइस, ठीक है। आधार वर्ष से हमेशा प्रचलित मूल्य होते हैं ना, वो सारे के सारे वैल्यू उसका ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव। अब इस जहाँ पे नेगेटिव होता है ना, वहाँ पे एग्जामिनर भी क्या करवा देता है, नेगेटिव। तो ये एक यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो सेवा क्षेत्र हैं वहाँ पे 43.95 था, इधर 45 पॉइंट, यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। ये सारे के सारे डाटा आपको पता होने चाहिए। अब देखो अगला देखते हैं। जो 4 नंबर पॉइंट है, इसमें बोला गया है सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्य पर योगदान, ये तो हो गया। पांचवा नंबर कौन सा है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये क्या है, आपको मैंने बताया था, NNP। ये कौन सा, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इससे बोलते हैं NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। कौन सा है डाटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेट। इनके डाटा को देख लीजिए, 7,40,581। ये कौन सी वैल्यू है, करोड़ के अंदर वैल्यू है, 2011-12 यानी कि बेस ईयर की है। दूसरी जो है वो है 13,69,477। ये कौन से साल की है, प्रचलित मूल्य पर है, ये जो 2022-23-24 का डाटा है, ठीक है। सारे के सारे डाटा जो पिछली लाइन के अंदर है ना, ये 2023-24 के हैं। अब देखो अगला पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे आपको दिया गया है प्रति व्यक्ति आय। जो आपको पढ़ाया पर कैपिटा इनकम, उस पर कैपिटा की इनकम के अंदर
कौन सा, बेस ईयर और करंट ईयर दोनों का डाटा है। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेस ईयर का डाटा है वो है 90,831, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है 2011-12 जो बेस ईयर के अनुसार कितनी है, 90,831 रुपये। ये रुपए के अंदर है प्रति व्यक्ति की आय, यानी कि 12 महीने के अंदर जो पर व्यक्ति आय है वो कितनी है, 90,831 रुपये कमा लेते हैं राजस्थान के निवासी। अब जो करंट ईयर पे कितनी है, 1,67,964 रुपये। ये किसकी वैल्यू है, ये है पर कैपिटा इनकम, यानी कि बेस्ड ऑन कौन से साल पे है, ये है करंट प्राइजेस पे। ठीक है, 2023-24 के डाटा। अगर देखो इतना बात समझ में आया तो बोलो यस या नो, ये सारी की सारी बातें। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट से आपको ये टर्म है सारी की सारी इजीली समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर स्लो स्पीड लग रही है तो आप 2 टाइम की स्पीड में देख लेना।